जय हिंद दोस्तों, JLCIS में आप सभी लोगों का स्वागत है। और JLCIS की MCQ सीरीज़ में हम फिर से नए लेक्चर के साथ हैं। ठीक है, पुराने लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, उसकी अगली कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे 1919 का सुधार अधिनियम, जिसे हम मोनफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कह सकते हैं। पिछले अधिनियम में हम लोगों ने देखा था कि हमने द्वैध शासन की बात की थी। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट या जिसे डबल गवर्नमेंट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, डबल गवर्नमेंट, ठीक है, या दोहरा शासन भी हम लोग इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दोहरा शासन। 1909 के अधिनियम की तरह ही हम लोग पहले 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि को देखेंगे। इसका जो बैकग्राउंड होगा उसे देखेंगे कि इसे क्यों और किस तरीके से लाया जाएगा। ठीक है, 1919 के अधिनियम को लाने के समय जो वैश्विक तात्कालिक परिस्थितियां थी, पहले हम उन्हें देखते हैं और भारत में उनका क्या प्रभाव था और उनकी प्रतिक्रिया भारत में किस तरह से देखी जा सकेगी, पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। 1919 का अधिनियम, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये लगभग इसी समय चल रहा था। विश्व युद्ध में शामिल राष्ट्रों का सभी का मत यही था कि जो विश्व युद्ध चल रहा है ये तमाम देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही चल रहा है। ठीक है, और जो लोग इन तमाम चीज़ों के खिलाफ है, हम उसी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा तमाम देशों का आपस में मत था। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये कि इस अधिनियम के माध्यम से 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के माध्यम से एक मोनफोर्ड सुधार, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसे हम लोगों ने ऑगस्ट, ठीक है, डिक्लेरेशन जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑगस्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, ठीक है, मॉन्टेग्यू प्रस्ताव भी इसे कहा जाएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू प्रस्ताव इसीलिए लाया जाएगा कि भारत देश के अंदर उत्तरदायी शासन को स्थापित किया जा सके, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित किया जा सके। यही इस अधिनियम की सबसे अच्छी और खासियत होगी, जिसका वर्तमान राज्य व्यवस्था पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, साथ में कई सारी बुराइयां भी होंगी। 1909 के अधिनियम में हम लोगों ने देखा था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत इन लोगों ने पृथक निर्वाचन, ठीक है, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या शुरू किया था? पृथक निर्वाचन शुरू कर दिया था, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, और इसी पृथक निर्वाचन के कारण हमारे देश में सांप्रदायिकता का बीज पैदा हुआ, सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म का बीज पैदा हुआ, और उसकी बड़ी परिणति देखने को ये मिली कि एक दिन उसने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र के निर्माण तक हो गए। ठीक है, भारत विभाजन तक को उसने बढ़ावा दिया। ठीक है, कई सारे इस अधिनियम के अंदर हम लोग सुधार भी देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हुआ। ठीक है, दोहरा शासन यहाँ पर शुरू होगा, दोहरा शासन। साथ ही इसी अधिनियम के हम लोग एक और चीज देखेंगे कि द्विसदनी व्यवस्था, जिसे हम लोग कह सकते हैं बाई कैमरलिज्म। क्या कह सकते हैं? बाई कैमरलिज्म। जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा कैसी है? यूनिकैमरलिज्म है, यहां पर सिर्फ एक ही सदन है। ठीक है, विधानमंडल में यहां पर सिर्फ विधानसभा है, और केंद्र में हमारे पास उच्च सदन है राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और निचला सदन है लोकसभा, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसी अधिनियम के अंदर बाई कैमरलिज्म को भी शुरुआत की जाएगी कि यहाँ सबसे पहले हम लोग देखें कि जो द्वैध शासन होगा वो केंद्र में शुरू होगा। ठीक है, 1935 के अधिनियम में बाई कैमरलिज्म 1935 में शुरू होगा, और राज्यों के अंदर जो होगा वो 1919 में होगा। ठीक है, तो इस अधिनियम में हम लोग देखेंगे 1919 के अधिनियम में कि द्विसदनी व्यवस्था और द्वैध शासन जो है वो 1919 में शुरू हो जाएगा। इसे बाद में 1935 के अधिनियम में ट्रांसफर किया जाएगा केंद्र में। ठीक है, यहां पर क्या होगा? जब इसे केंद्र में ट्रांसफर किया जाएगा तब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाएगी। ठीक है, 1919 के अधिनियम के अंदर हम लोगों को इसमें बजट, जो प्रांत होंगे इन्हें खुद का बजट पेश करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, और भी जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। 1919 के अधिनियम के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, वो ये कि जो बजट होगा, प्रांतों को अपना बजट पेश करने का अधिकार मिलेगा।
ठीक है। 1909 के अधिनियम में हम लोगों ने देखा था कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। फिर हम लोगों ने 1892 का जो अधिनियम था उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसके फिर पहले वाले अधिनियम 1909 के अधिनियम में हम लोगों ने देखा कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा। इस अधिनियम में हम लोग देखेंगे मतदान का अधिकार मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है, वोटिंग राइट्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस अधिनियम का उद्देश्य ही था उत्तरदायी शासन को स्थापित करना, ठीक है। कई खूबियों के साथ इस अधिनियम की कई सारी आलोचना है जिनको हमने डिस्कस किया। 1919 का अधिनियम आपके प्री मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा लाभदायी है और आपको इसको पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। एक बार उसका एक्सप्लेनेशन में पूरा डिस्कस कर देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की कोशिश की जाएगी 1935 के अंदर, लेकिन ये संघ अस्तित्व में कभी नहीं आ पाएगा। देशी रियासतें इस बात से कभी राजी नहीं होंगी कि वे अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों के हाथ में दें, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम में होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। पुराने वीडियो में भी हम लोगों ने जिक्र किया कि द्वैध शासन के अंदर क्या होता है, जो रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं और उस पर निर्णय कौन लेता है, गवर्नर प्लस उसकी काउंसिल, ठीक है। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं, जो कैसे हो, हस्तांतरित विषय जो होंगे वो कैसे होंगे, लेस इंपॉर्टेंस के होंगे। इस पर जो चुने हुए जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे वो लोग इस पर निर्णय लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है, जो कि एक आरक्षित होंगे और दूसरे हस्तांतरित होंगे। भारत सचिव और उसकी परिषद जो होगी वो किस पर लेगी, परिषद, और इसमें भारत सचिव की जो परिषद होगी उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नमेंट और उसकी काउंसिल निर्णय लेगी और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो होंगे ये लोग इस पर निर्णय ले सकेंगे। थैंक यू।